Okay, good evening, everyone. Welcome to Crisscross Classes. Hope you all are good. तो आज हम डिस्कस करेंगे राजा किसान और नगर के बारे में, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री में। देखिए, सबसे पहले जो मैं बता देता हूँ कि जो हम डिस्कस करेंगे आज, पहले तो हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड 3 नंबर, और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो 8 नंबर वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट ऑफ ऑल आते हैं, और जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उन वो भी ऐड है। और जो हम बात कर रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, मतलब जो ये चैप्टर है वो अशोक के बारे में हमने देखा था, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य था उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी स्थापना की गई थी वो 321 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, सबसे जो स्थापना इन्होंने की थी वो कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद जो शासक आए थे, मेन शासक जो थे वो थे अशोक सम्राट, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम बताते हैं कि अशोक के सिंह चिन्ह के बारे में भी आपको पता होगा, जो सिंह शीर्ष है उनके बारे में भी पता होगा। अशोक के बारे में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे शोज वगैरह आते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, क्या था कि हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की थी। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में बात थी। लेकिन जो हम अगली सभ्यता के बारे में बात करते हैं, मतलब जो अगला हमारा चैप्टर है राजा किसान और नगर। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक तो ये जाना माना किस लिए जाता था। देखो, यहाँ पे महापाषाण काल है एक, मतलब जो अंतिम संस्कार के नए नए तरीके उभर के सामने आए थे वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे जमीनें काफ़ी उपजाऊ थी, राजा वगैरह हुआ करते थे, लोहे का उपयोग ज़्यादा होने लग गया था, सेना काफ़ी अच्छी थी, समिति वगैरह हुआ करती थी। मतलब यहाँ पे पूरी सुव्यवस्थित सारी चीज़ें थी, जिसके बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक अंक वाले प्रश्न से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महापाषाण काल। देखो, महापाषाण काल क्या होता है? सबसे पहले जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि महापाषाण काल वो होता है जो अंतिम संस्कार के नए नए तरीके उभर के सामने आए थे, हम उन्हें महापाषाण काल के नाम से जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं मतलब जो कार्यविधि के हिसाब से जो हम करते हैं, जो कार्यविधि के हिसाब से हम करते हैं, मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि आग देना, ठीक है, विसर्जित करना, तो मतलब अंतिम संस्कार के जो नए नए तरीके उभर के आए थे हम उसी को महापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, और शेयर भी करते रहिए। आगे हम बात करते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं? जो क्या होते हैं, शिलालेख वगैरह होते हैं, शिलालेख पे अभिलेख लिखे जाते थे, गुफाओं में अभिलेख लिखे जाते थे। अभिलेख मतलब कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं हमारे को जो कि गुफाओं में, जो हम बात कर रहे हैं अभिलेख हमारे को शिलालेख पे मिलते हैं। शिलालेख कुछ बड़े हुआ करते थे, कुछ छोटे हुआ करते थे। मतलब जो हम बात करते हैं, कुछ मिट्टी वगैरह हुआ करती थी और कुछ चिनाई करके, मतलब वहाँ पे उसको खोद खोद के वहाँ पे वो क्या करते थे, अभिलेख लिखते थे। आगे बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं अभिलेख की, ये जो अभिलेख लिखे गए, देखो अशोक के अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, इसकी जो लिपि हुआ करती थी वो खरोशी और ब्राह्मी हुआ करती थी, ठीक है। इसको जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो याद रखो मौर्य साम्राज्य जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध था, और इसकी जो जानकारी हमारे को मिलती है वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा मिलती है। अगर जेम्स प्रिंसेप ना होते तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ते, और हमारे को अशोक सम्राट के बारे में भी पता नहीं चलता, क्योंकि अभिलेखों से ही हमारे को पता चलता है कि कौन सा राजा किस में कौन सी ईस्वी में था, कौन सी ईस्वी में नहीं था, वो किस लिए प्रसिद्ध था, उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो यही सब जानकारी हमारे को अभिलेखों में मिलती है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, जैसे आपको बताया कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिन्होंने खरोशी और ब्राह्मी लिपि की खोज की थी। कुषाण शासक कौन थे? चलिए देखिए, कुषाण शासक जो थे वो अपने आप को देवीय रूप में दिखाते थे। मतलब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो देवी देवताओं के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया करते थे, उन्हें हम कुषाण शासक के रूप में जानते हैं। देखो, एक और चीज बता दूं, जो कुषाण शासक के जो मुख्य राजा थे वो थे कौन? आपने नाम सुना होगा विक्रमादित्य का, ठीक है। जो विक्रमादित्य थे वो सबसे मेन जो थे शासक थे यहाँ पर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इनका जो फैला हुआ था राज्य, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? देखो, यहाँ पे चीन से लेके मध्य भारत तक फैला हुआ था। देखो, चीन में क्या हुआ करता था, चीन में लोग अपने आप को स्वर्ग के पुत्र मानते थे, मतलब वो स्वर्ग के पुत्र मानते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब देखो कुषाण शासक जो था वो भी वहाँ तक फैला हुआ था, और वो भी अपने आप को ये दिखाने लग गए थे कि जो वो शासक है, मतलब जो वहाँ के राजा हैं, वो देवों से रिलेट करते हैं, मतलब देवों के पुत्र हैं। और इनका जो शासक हुआ करता था वो 200 वर्षों तक हुआ करता था, 200 वर्ष तक इनका शासक भी चला था,
ठीक है, आगे बात करते हैं मौर्य के बारे में जानने के लिए कोई दो स्रोतों के बारे में लिखे। देखिए, एक तो हमारे को अभिलेख मिलते हैं और दूसरे सिक्के मिलते हैं। ठीक है, जो सिक्के हुआ करते थे वो आहत करके बनाए जाते थे। आहत का मतलब क्या होता है, मतलब उनको चोट पहुंचा के। ठीक है, चोट पहुंचाने का मतलब होता है क्या कि उनको ठोक पीट के, ठीक है, पीट पीट के उनको एक शेप दे देना, उसे ही हम बोलते हैं आहत सिक्के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हाँ, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में थे, जैसे हमने बात की करोसी और ब्राह्मी जो थी उन्हीं लिपियों में ये सिक्के भी थे। ठीक है, आहत सिक्कों के बाद जो हम बारे में बात कर रहे हैं, देखो जैसे आपको बताया आहत सिक्के वो करते थे जिनको चोट पहुंचा के बनाया जाता था, मतलब उनको शेप जो लाई कर जाती थी वो ठोक पीट के लाई जाती थी, मतलब उनको आहत करते थे। अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, देखो जैसे कि आपको बताया कि अशोक जो थे वो काफ़ी महान राजा थे। वो युद्ध नहीं, मतलब कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, और जिसकी वजह से हम उनको आज भी जानते हैं। कनिष्क किस वंश के शक्तिशाली शासक थे, जैसा कि आपको बताया जो कनिष्क थे वो कुषाण शासक से रिलेट करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, एक थोड़ी मिस्टेक हुई थी। जो हम बात कर रहे थे विक्रमादित्य जो थे वो थे गुप्त काल से। ठीक है, यहाँ पे कुषाण शासक जो थे वो अलग थे। चलिए हम बात करते हैं आगे। कनिष्क शासक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आगे 3 अंक वाले जो प्रश्न हुआ करते थे उन पे आते हैं। देखिए, जेम्स प्रिंसिप कौन थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जेम्स प्रिंसिप वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिन्होंने खरूसी और ब्राह्मी लिपि के बारे में खोज की। अगर वो ना होते तो आज हम इतिहास में अशोक सम्राट के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया कैसे। देखो, सबसे पहले हम बात करें ये जो हमारे मौर्य साम्राज्य जो थे उसमें जो स्थापना की थी वो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उनके पीछे हाथ तक इसका कौटिल्य का। ठीक है, कौटिल्य और चाणक्य। देखो इतिहासकार ये मानते थे कि कौटिल्य अलग थे और चाणक्य अलग थे। हालांकि हमको पता है कि दोनों एक ही के नाम है, लेकिन इतिहासकार पुरातात्विक जो है वो ये मानते हैं कौटिल्य अलग थे और चाणक्य अलग थे। लेकिन कई जगह हमारे को ऐसे स्रोत भी मिले हैं जहाँ पे हमारे को ये पता चलता है कि वो एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, तो आप धनानंद के बारे में भी होप सो के जानते होंगे। धनानंद जो थे वो लास्ट शासक थे नंद वंश के। उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती की थी, मतलब उनकी इंसल्ट की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वही उनका अंतिम शासक था। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी हार को ललकार दिया, क्योंकि जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और उन्होंने लड़ाई की धनानंद से, जिसके बाद क्या हुआ मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया। आगे अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं बताएं। देखो अशोक के धर्म के बारे में अगर बताएं तो देखो एक सिंपल सा है कि अच्छे बच्चे लेके चलो। अच्छे बच्चे इन द सेंस के मतलब होता है कि अपने से बड़ों का आदर करना, जुबान ना लड़ाना, लड़ाई ना करना, मतलब जो आपके देवी वो होते हैं दास वगैरह होते हैं उनको प्यार से पेश आना उनके साथ। मतलब जो भी आप अच्छी बातें लिख सकते हो वो सारे के सारे अशोक के धर्म में आ जाते थे। और जो अशोक का धर्म था वो इसलिए आया था गुड इवनिंग अमिता कुशवाहा, गुड इवनिंग मैम। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जो भी अच्छे कर्म वगैरह होते हैं वो अशोक के धर्म में आ जाते हैं। जो अशोक का धर्म था वो बौद्ध धर्म से रिलेट करता था। और इन्होंने क्या किया था, धर्म इसलिए अपनाया था क्योंकि जो कलिंग का लास्ट युद्ध था इनके लिए, वो हारे नहीं थे। क्या हुआ था कि कलिंग के युद्ध में ही काफ़ी सारी मतलब जो लड़ाई हुई थी, काफ़ी सारी हत्या हुई थी, काफ़ी सारा खून खराबा हुआ था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी गिल्ट फील हुआ था। मतलब इनको अच्छा नहीं लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म जो था वो भी अपनाया। धम्म जो है वो बौद्ध धर्म से ही रिलेट करता है। और क्या हुआ कि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक है, जो हम धर्म के बारे में बात करते हैं, आपने देखा होगा बुक में कुछ आपको चित्र वगैरह मिलेंगे। चित्र में क्या होता है कि जो धर्म था उसमें मतलब उन्होंने इसका प्रचार प्रसार कैसे किया। जो गुफा वगैरह हुआ करते थे उन्होंने वहाँ पे लिखवाया, ठीक है, खुदवाया, मतलब जो लिपि थी उसी लिपि में लिखवाया। आपको स्तंभ में मिलेंगे, स्तंभ पे भी लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, शिलालेख होते हैं उन पे भी लिखे होंगे। मतलब इन्होंने इस तरह प्रचार प्रसार करते हुए चले गए। जैसे हम दिल्ली और मेरठ के बारे में बात करें, दिल्ली और मेरठ में भी हमारे को ऐसी चीज़ें मिली हैं, मतलब कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं कि अशोक ने दिल्ली मेरठ के पास भी मतलब वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार भी किया था, जो कि आज के प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, दिल्ली और मेरठ में। चलिए आगे बात करते हैं। होप कि समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं।
मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के विस्तार से बताइए। जैसे कि हमने बात की थी, जो इसके स्रोत वगैरह हैं कुछ अभिलेख हो गए, ठीक है, जो कि जो हम बात करते हैं शिलालेखों पे लिखे जाते थे। और जो आगे बात करें जैसे गुफा वगैरह हो गए, और हमारे को कुछ पुस्तक वगैरह हो गई, जैसे इंडिका पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। उन उनसे भी हमारे को जानकारी मिलती है, और जो अर्थशास्त्र है उनसे भी हमारे को जानकारी मिलती है। मतलब कई सारी ऐसी प्रमुख स्रोत हैं हमारे पास जिसकी वजह से हमारे को जानकारी इनके बारे में मिलती रहती है। नॉर्मली आप अर्थशास्त्र के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, अभिलेख शिलालेख वगैरह के बारे में लिख सकते हो, और जो भी स्रोत हमारे को प्राप्त हुए थे उन सब के बारे में, लाइक सिक्के वगैरह हो गए, इन सब के बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। आपको स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं की परख कीजिए। देखो, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है कि अशोक कौन थे। सबसे पहले आपको यही बताना है कि मौर्य साम्राज्य को अगर किसी ने स्थापना दी थी वो किसने दी थी, आपको यहीं से स्टार्ट करना है, बताना है, ठीक है। अशोक कौन थे आपको ये भी बताना। वहाँ पे जो हम आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें, तो राजनीति के लिए यहाँ पे कुछ समितियां हुआ करती थी, कुछ उप समिति हुआ करती थी, टोटल 6 उप समिति थी, जिनके अलग अलग कार्य वगैरह हुआ करते थे। सेना के अलग कार्य हुआ करता था, नौसेना का अलग कार्य हुआ करता था, घुड़सवार का अलग, हाथी का अलग, मतलब खान पान का अलग, हर समिति का अलग अलग कार्य हुआ करता था। और आर्थिक इतिहास के बारे में बात करें, देखो क्या हुआ था कि जो हम मगध के बारे में बात करें, मगध के बारे में हम इतना क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो मगध है वहाँ की जो ज़मीनें हुआ करती थी वो काफ़ी उपजाऊ हुआ करती थी, लोहे का प्रयोग ज़्यादा होने लग गया था। अगर ज़मीनें जो है उपजाऊ है तो भाई सिंपल सी बात है कि हमारे को खान पान के लिए, मतलब खान पान की जो भी वस्तु होंगी वो बाहर से हमारे को कुछ भी उपलब्ध नहीं करानी होगी, हमारे को वहीं पे वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ पे ज़मीनें भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारी नदियाँ वगैरह भी थी जिससे हम आवाजाही भी कर सकते थे, ठीक है, नदियों का भी प्रयोग हुआ करता था। देखो, ज़मीन और नदियों का मतलब जो समुद्री रास्ते हुआ करते थे उनसे भी वो आवाजाही का करते थे। तो आपको जैसे बताया कि आर्थिक के बारे में, वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी, खेती के लिए पानी भी वहाँ पे हुआ करता था, जिससे उपजाऊ ज़मीनों पे खेती बहुत आसानी से हो जाया करती थी। वहाँ पे किसान वगैरह हुआ करते थे, और वनवासी हुआ करते थे। देखो, घोड़े और हाथियों के बारे में बात करें, ठीक है, जो वो तो हमारे को वन में ही मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। देखो, अभिलेख से ही हमारे को सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि देखो अभिलेख क्यों लिखे जाते हैं, अभिलेख इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि राजा जो हुआ करते थे वो अपने आप को दिखाते थे कि वहाँ वो कितने प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध इन द सेंस मतलब कहाँ पे उन्होंने कौन सा राज्य विजय किया, कितने प्रसिद्ध थे, कितनी सेना थी, ठीक है, कितने राज्य जीते। तो अभिलेख उन्हीं के बारे में होता है। मतलब जो राजा हुआ करता है वो अपनी मतलब उनके बारे में जो लिखा होता है वही अभिलेख कहा जाता है। जो भी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमारे को अभिलेखों से ही मिलती है, ठीक है। वर्णित काल में प्रचलित दैविक राजा प्रथा क्या थी। देखो, दैविक राजा प्रथा वो उसे कहा जाता है जो कि राजा अपने आप को देवीय रूप में दिखाए। जैसे कि हमने बात की थी कुषाण शासक के बारे में। कुषाण शासक जो हुआ करते थे वो अपने देवों के रूप में दिखाते थे। वो इसलिए दिखाते थे क्योंकि चीन तक भी उनका राज्य फैला हुआ था, और चीनी लोग क्या करते थे, अपने आप को स्वर्ग पुत्र मानते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वह भी अपने आप को क्या मानने लग गए, देवीय पुत्र। होप कि आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप का भारतीय अभिलेख का विज्ञान के विकास में क्या योगदान रहा। देखो, जैसे हमने बात की, अगर जेम्स प्रिंसेप ना होते तो होप है कि हम अशोक सम्राट के बारे में नहीं जान पाते। मतलब उधर की जो विजय उन्होंने प्राप्त की, उनके राज्य के बारे में हम बात करें, बहुत ज़्यादा विशाल तौर पे फैला हुआ था, हम उनके बारे में भी उसको नहीं जान पाते। मतलब जेम्स प्रिंसेप ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने ही हमारे को खरोष्टी और ब्राह्मी के बारे में बताया। मतलब उस लिपि के बारे में उन्होंने समझा, और हमारे को आज उनके बारे में पता भी है। क्योंकि देखो, जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी वो एक प्राकृत भाषा में थी, मतलब साधारण भाषा में थी, और लोग इनको अलग अलग भाषा में जोड़ रहे थे, और जेम्स प्रिंसेप ने इसको प्राकृत भाषा ही से जोड़ा और उसको समझाया। भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो, यहाँ पे जो सिक्के हुआ करते थे, एक तो जैसे बताया कि हाथ करके बनाए जाते थे, और जो सिक्के हुआ करते थे, देखो वहाँ पे सोने, चांदी, तांबे के वगैरह बनाए जाते थे। और सिक्कों से भी हमारे को पता चलता है कि ये किस राजा के सिक्के थे, मतलब किस राजा के दौर में चलते थे, क्योंकि वहाँ पे सन वगैरह भी लिखे जाते थे कि कब से कब तक ये राजा रहे हैं। इनका भी इसके बारे में भी हमारे को पता चलता है। वहाँ पे उनकी जो इमेज होती है वो भी हमारे को वहाँ पे दर्शा देती है कि किस राजा की वो है। आगे बात करते हैं मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो, मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में बात करें तो देखो, मौर्य काल जो था वो काफ़ी विकसित था,
ठीक है। आसपास के जो राज्य वगैरह थे उनसे व्यापार करने के लिए क्या हुआ करते थे, मतलब व्यापारी तो हुआ करते थे, और क्या करते थे, एक दूसरे से व्यापार करने के लिए, जैसे हमने बात की सिक्कों के वगैरह के बारे में, तो वो सोना वगैरह हुआ करता था, चांदी वगैरह हुआ करता था, वही लेन देन से वो क्या करते थे, अपना व्यापार भी करते रहते थे। देखो हम इसके बारे में सिर्फ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में सिर्फ आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बाकी अगर आपको पूरी जानकारी लेनी हो तो आप वेबसाइट पे जाकर भी ले सकते हैं। आपके अनुसार 11 क्वेश्चन पे आते हैं। आपके अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य समाज किस प्रकार महत्वपूर्ण था। देखो देखो जैसे हमने बात की कि मौर्य समाज किस प्रकार महत्वपूर्ण था, ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया मगध के बारे में, देखो इसमें कुछ राजनीतिक केंद्र भी वगैरह भी हुआ करते थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब अभी हमने जो भी इसके बारे में डिस्कस किया, मतलब काफ़ी जैसे हमने बात की कि कब से कब तक था, कौन किसने स्थापना की थी, और दूसरे जो मेन राजा थे वो कौन थे। उसके बाद नगर के बारे में बताओगे, व्यापार वगैरह कैसे करते थे, सेना वगैरह क्या काम करती थी, जैसे हमने बताया कि समिति और उप समिति वगैरह हुआ करती थी, और हर समिति का अलग अलग कार्य हुआ करता था। ठीक है, तो आपको इसमें पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या मेन पॉइंट्स हुआ करते थे, मतलब जिसकी वजह से आज हम उसको जानते हैं। होप है कि आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। अशोक के धर्म के बारे में लिखें। देखो 8 नंबर जो वाला जो प्रश्न है, इसमें जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि अशोक कौन थे, ठीक है, और कितने, मतलब उन्होंने कई सारे राज्यों पे विजय हासिल प्राप्त की थी, मतलब विजय प्राप्त की थी। लेकिन जो उनका लास्ट युद्ध था वो कलिंग का युद्ध था। कलिंग के युद्ध में क्या हुआ, काफ़ी सारा खून खराबा हुआ, जो उनसे देखा नहीं गया, और उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। वो खून खराबा नहीं चाहते थे आगे, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने आगे युद्ध करना भी छोड़ दिया। मतलब कलिंग का युद्ध जो था वो उनका आखिरी युद्ध था। ठीक है, कलिंग के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। चलिए हम आगे बात करते हैं। जो धर्म था, धर्म क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि अच्छे बच्चे जो हम बोलते हैं उन्हें धर्म कहा जाता है। मतलब जैसे जो कर्म होते हैं, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें हम धर्म के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा व्यवहार करना ही धर्म होता है। अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही धर्म होता है। किसी से जुबान लड़ाना धर्म होता है। मतलब एक ऐसी चीज़ें जो अच्छे कर्म हम करते रहते हैं उसे ही हम धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि अशोक ने धर्म अपनाया था। आगे महाजनपद पदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखो जैसे हम बात करते हैं कि महाजनपद कितने थे, महाजनपद जो थे वो 16 थे। देखो 16 महाजनपद थे, और हर महाजनपद पे राजा नहीं हुआ करता था। यहाँ पे हम कुछ उसके बारे में बात करेंगे। जो महाजनपद थे, जैसे वज्जी हो गया, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, कुरु, पांचाल, गांधार और आवंती, ये जो राज्य थे ये मगध के ही थे और सबसे मेन थे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ये मेन क्यों थे, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कि राजा हर जगह नहीं जा सकता है। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे भी राजाओं को बैठाया जाता था। मतलब क्या हुआ करता था, जैसे हमने बात की कि काफ़ी दूर दूर तक भी फैला हुआ था। जहाँ तक देखो, एक तो ये मान सकते हो कि संपूर्ण भारत में इसका राज हुआ करता था। ठीक है, अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व का कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ पे इनका राज नहीं था। हालांकि पूरे, मतलब जो हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, जो अभी का पाकिस्तान है और जो भारत है, यहाँ पे भी इनका पूरा राज हुआ करता था। ठीक है, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो राजा हुआ करते थे वो पूरी जगह नहीं जा सकते थे। वो क्या करते थे कि कुछ महाजनपदों पर बैठा देते थे कुछ लोग, मतलब सेना वगैरह हुआ करती थी, वहीं पे उसकी देख रेख भी किया करती थी। और जैसे हम बात कर रहे हैं जो वज्जी है, देखो आप जो मैप में आप देख लेना। देखो जो वज्जी है वो गौतम बुद्ध से रिलेट करता है, और जो हम बात करें कुरु जो है वो महाभारत से, पांचाल द्रौपदी से, और जो गांधार है वो शकुनी मामा के बारे में तो आपने सुना होगा, वो उसी से रिलेट करता है। ठीक है, मतलब ये जो हम बात करें कुरु, पांचाल, वज्जी, मगध, आवंती, ये सब जो है महाजनपद के ही पार्ट थे। और ये सब आप इसमें मेन याद रखोगे कि ये मेन यही सारे थे, और बाकी तो आप आदि रख दोगे। कुछ इंद्रप्रस्थ वगैरह भी हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो जो हम बात कर रहे हैं, कुछ हर जगह जैसे राजा नहीं जाते थे, तो इसमें कुछ प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहला था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्यों था, क्योंकि पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, और इससे पहले जो थी वो राजगाह थी। ठीक है, पाटलिपुत्र थी। और जैसे हम बात करें तक्षशिला भी हो गया। ठीक है, तक्षशिला भी हुआ करता था। स्वर्णगिरी हो गई, स्वर्णगिरी भी एक बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट हुआ करता था।
और भी जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि महाजनपदों में आते थे, लेकिन जो प्रमुख जो हम राजनीतिक केंद्र के बारे में बात करेंगे वो कौन कौन से थे। एक तो पाटलिपुत्र था, स्वर्णगिरी थी, उज्जैनी था, और जो हम बात करें तक्षशिला था। ठीक है, ये जो थे हमारे क्या थे, राजनीतिक केंद्र थे। चलिए आपको हम आगे बता देते हैं। देखिए ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सिर्फ हम यहाँ पर। राजनीतिक केंद्र का मतलब क्या है कि राजा, जैसे अभी बताया कि राजा हर जगह नहीं जा सकता था, तो प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी बनाए गए थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, जो हम कलिंग के बारे में बात करें, जो कलिंग जो है वो अभी कहाँ पर है, कलिंग जो है अभी उड़ीसा में है, उड़ीसा में। चलिए आगे हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, महाजनपद के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए, जैसे अभी हमने पूरा डिस्कस किया था। क्या नाम है, अनुपम मिश्रा। हाँ, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए? ओके, चलिए अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाई गई थी। देखिए यहाँ पे 4 शेर बनाए गए थे। ठीक है, 4 सिंह शीर्ष बनाए गए थे। जैसे हम सिंह शीर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, देखो सिंह शीर्ष जो हम सिंह शीर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए मेन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अशोक से रिलेट करता है। जैसे हम एक का सिक्का देखते हैं तो उसमें भी हमारे को अशोक का सिंह शीर्ष नजर आता था। सॉरी, चलिए आगे बात करते हैं। मगध के शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के बारे में जो हम बात करें, देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के बारे में आपको दोबारा लिखना भी है, क्योंकि जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरे जो हमारे थे अशोक सम्राट, ये दोनों एक ऐसे राजा थे, मतलब प्रभावशाली राजा थे, जो जहाँ पे भी वो युद्ध करते थे वहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल वो विजय प्राप्त करते ही करते थे। तो इनके बारे में आपको पूरा डिस्कस करना, और जो इतने प्रभावशाली थे वो क्यों थे। जैसे आप वहाँ पे बताओगे कि वहाँ पे जो ज़मीन वगैरह थी वो भी उपजाऊ वगैरह हुआ करती थी। 16 महाजनपद थे, इन्होंने 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनाए हुए थे। क्यों बनाए हुए थे, क्योंकि देखो हर जगह राजा नहीं जा सकता है, व्यापार करने के लिए भी क्या हुआ करते थे, प्रमुख राजनीतिक केंद्र जो आसपास से भी व्यापार कर पाए और आसपास भी अपने देख पाए। ठीक है, राजा पूरा नहीं देख सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कृषि क्षेत्र में मुख्य परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो ज़मीनें हुआ करती थी वो काफ़ी उपजाऊ वगैरह हुआ करती थी, और यहाँ पर जो हम बात करते हैं उपजाऊ ज़मीन भी इसलिए हुआ करती थी क्योंकि आसपास जो जैसे हम बात करें लोहे का उपयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पे लोहे के उपयोग में हम भाले वगैरह भी बना सकते हैं, युद्ध करने के लिए तलवार वगैरह भी बना सकते हैं। और जो हम मेन बात करें उपजाऊ ज़मीन की, वहाँ पे उपजाऊ इसलिए हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पर हम लोहे के हल के प्रयोग करते थे। लोहे के हल क्या करते थे कि ज़मीन को मतलब ज़्यादा अंदर तक खोदते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो ज़मीन हुआ करती थी वो काफ़ी लंबे समय तक उपजाऊ बना रहा करती थी। और वहाँ पे पानी के बारे में जो हम बात करें, वहाँ पे नदियाँ वगैरह भी जाती थी, जिससे क्या हुआ करता था, पानी ईजिली हम वहाँ पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कृषि क्षेत्र में मतलब जो हम यूज़फुल कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी, हमारे को बाहर से कुछ नहीं मंगवाना पड़ता था, लोहे का उपयोग ज़्यादा हुआ करता था जिससे ज़मीन के अंदर हम ज़्यादा खुदाई कर सकते थे, और सिंचाई के लिए भी हमारे पास नदियाँ वगैरह उपलब्ध थी उस वक्त। भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। मतलब जैसे आपको बताना है कि उन्होंने अशोक सिंह शीर्ष दिया, उस सिंह शीर्ष का क्या योगदान है। उन्होंने वो काफ़ी उन्होंने धर्म अपनाया था। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे, वो युद्ध नहीं हारा उन्होंने। लास्ट युद्ध बता दोगे जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने क्यों छोड़ दी युद्ध करना, तो ये सब आप वहाँ पे डिस्कस करोगे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। प्रशासन के बारे में आप बताओगे। देखो क्या हुआ करता था कि जैसे हमने बात की कि यहाँ पे राजनीतिक केंद्र भी हुआ करते थे। ठीक है, जो 5 राजनीतिक केंद्र थे जो हमने बात की, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी, तक्षशिला और जो मेन है पाटलिपुत्र। ठीक है, जो कि वहाँ की राजधानी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, प्रशासन के लिए राजनीतिक केंद्र बनाए जाते थे, जिससे क्या है कि पूरी जगह मतलब जहाँ तक वो फैला हुआ था हर जगह राजनीतिक जो भी कार्य हुआ करते थे वहाँ पे वो अप्लाई कर पाए, मतलब यूज़ कर पाए। ठीक है, मतलब वहाँ पे व्यवस्था बनाए रखना, ये सब कार्य भी वहाँ पे हुआ करता था। जैसे व्यापार करना इधर उधर से, अब क्या होता था कि एक एंड से दूसरे एंड तक हर कोई नहीं जा सकता है, तो 5 प्रमुख केंद्र जो हुआ करते थे वो अलग अलग दिशा में हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ करता था कि हम व्यापार वगैरह भी ईजिली
करते थे, ठीक है। और वहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में जो हम बात कर रहे थे, देखो 16 महाजनपद में क्या हुआ करता था कि वहाँ पे सारे जो महाजनपद थे वहाँ पे राजाओं का राज नहीं होता था। कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जहाँ पे गढ़ और संघ का राज हुआ करता था। गढ़ और संघ हम उससे कहते हैं, एक तो जो हम ग्रुप बनाते हैं, लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, वो निर्णय लेता है। और दूसरा क्या होता है कि हर एक व्यक्ति पे अधिकार होता है निर्णय लेने का। मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चल सकता है, ठीक है। तो सारे महाजनपद एक जैसे नहीं थे। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जो हमने बात की, देखो ये हमारे ऊपर डिस्कस हो चुका है, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। जो 5 राजनीतिक केंद्र आप बता देंगे, महाजनपद आप उसमें डिस्कस कर लेंगे, जमीनों के बारे में बता देंगे, ठीक है, सिक्कों के बारे में बता दोगे, व्यापार के बारे में बताओगे, आवाजाही जो है वो ईजिली कर सकते थे आप, वहाँ पे उसको पूरा चीज़ डिस्कस कर लोगे, ठीक है। जो हम लोहे का यूज़ वगैरह करते हैं वो किस काम में आता है, खुदाई में, मतलब वहाँ पे भाले वगैरह हो गए, युद्ध करने में हो गया, जो हम हाथी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब होता था, ठीक है। अभिलेख क्या होते हैं, जैसे हमने ऊपर बात भी की थी, इतिहास लेखन में इसके महत्व एवं सीमाओं की तर्क साहित्य के बारे में बात करते हैं। देखो अभिलेख हुए हैं तभी तो हमारे को हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर अभिलेख नहीं होंगे तो हम किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अभिलेख हैं तो जिसकी वजह से हम सारी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो अभिलेख ही हमारे को बताते हैं कि अशोक इतने महान राजा क्यों थे और स्थापना किसने की थी, स्थापना की थी उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो आपको पूरा कुछ बताना है। वहाँ पे आप राजनीतिक, अगर राजनीतिक केंद्र के बारे में बात करें तो चाणक्य का नाम उसमें मत भूलना, ठीक है। सबसे मेन जो पॉइंट था वो चाणक्य का ही था, वही उनको दिशा निर्देश देते थे, ठीक है। राजनीतिक जो हुआ करती थी, अर्थशास्त्र वगैरह जो हुआ करता था, आर्थिक और राजनीतिक दोनों के जो निर्णय, मतलब जिसके हिसाब से राजा वगैरह चलते थे वो चाणक्य थे, ठीक है। और चाणक्य जो थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री, मान लो कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें चलती थी, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र अभी जो हम प्रेजेंट में बात करें, पाटलिपुत्र कहाँ पर है, पाटलिपुत्र जो है हमारा पटना में है, ठीक है। कलिंग जो हमने बात की वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए अगर हम आगे बात करें, देखो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि देखो मूर्ति कला वगैरह क्या होती थी, देखो यहाँ पे मूर्ति कला का मतलब है, जैसे हम शिल्पकारी के बारे में बात करते हैं, देखो मूर्ति कला क्या होती है कि हमारे को जो जानकारी मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, मूर्ति कला से मिलती है, शिलालेख से मिलती है। कुछ राजा, जैसे हमने बात की कि कुषाण राजा क्या करते थे, अपने आप को देवी रूप में दिखाते थे, और वो क्या करते थे, अपनी प्रतिमाएं वगैरह बना दिए जाते थे, मतलब अपनी प्रतिमा बना देते थे जिससे वो दिखाते थे लोगों को कि हाँ भाई हम देवों के रूप है। और जो क्या वो करती थी, लोग क्या करते थे, क्या मतलब वो चाहते थे कि लोग उनके समर्थ सही रहे, ठीक है, मतलब कोई विरोध वगैरह ना करे और उनको अच्छे से पूजे, मतलब अच्छा माने उन राजाओं को, क्योंकि वो अपने आप को देवपुत्र समझते थे और लोगों को देवों को ज़्यादा पूछते थे। तो यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से क्या था कि लोग उनको पूछते थे। देखो जैसे हम मैगस्टीनीज के बारे में बात करते हैं, अब हमारे को इसके बारे में पता कैसे चलता है, देखो मैगस्टीनीज की इंडिका, ठीक है, एक यूनानी यात्री थे जो इंडिका है, वो भी हमारे को बताते हैं कि देखो इंडिका में मेगास्थनीज जी ने ये बताया कि अशोक सम्राट जो थे वो कितने महान राजा थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। अभिलेखों से हमारे को पता चलता है, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उससे पता चलता है। देखो धर्मशास्त्र क्या होते हैं, जो राजाओं के जो नियम वगैरह होते हैं, मतलब राजा किस तरह से राज्य करेगा, ठीक है, और किस तरह अपने राज्य को आगे बढ़ाएगा, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं, ठीक है, जो धर्म ग्रंथ के नाम से भी आप बोल सकते हो। उसी के हिसाब से क्या चलता था, राजा चलता था। तो धर्म ग्रंथ हो गए, इंडिका हो गई, संगम जो हो गए ग्रंथ हो गया, संगम ग्रंथ हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, जैसे दक्षिण का जो क्षेत्र था वहाँ पे इनका राज्य नहीं था, वहाँ पे सरदारों का राज था, मतलब सरदारियों का राज था। सरदारियों में जैसे चोल हो गए, पांडे हो गए, चेर हो गए, इनका राज हुआ करता था। मतलब ये काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, जिनकी वजह से यहाँ पे कोई आक्रमण भी नहीं किया करता था, और यहाँ पे ये दूसरों के पास भी निर्भर नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छी से हुआ करती थी, यहाँ पे अपने जीवन ये बहुत ईजिली भी बिता सकते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसी में हम संगम ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। यही है संगम ग्रंथ जो कि इसमें लिखा गया था, चोल, पांड्या और चेर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिस्कस करना है 1 नंबर या फिर 3 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, हम उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो, देखिए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हमने एक नंबर, ठीक है, दूसरे चैप्टर के हम कर रहे हैं, ठीक है। पहला और 3 नंबर और 8 नंबर के जो क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा राजा, किसान और नगर वाला चैप्टर है, ठीक है, जो कि हमारा अशोक से रिलेट करता था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप उसमें बता सकते हैं।
चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम बात करें उसके बाद इसका अंत कैसे हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो मगध था उसका अंत कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। देखो, रिमेंबर कि जैसे हमने बात की थी, जो अशोक सम्राट थे उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद क्या किया था कि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो उनके युद्ध करने के बाद क्या था कि कोई भी ऐसा प्रभावशाली राजा नहीं आया जो कि वहाँ पे टिक सके। वो इसलिए क्योंकि देखो क्या हुआ करता था, एक तो वो अपना खजाना खाली करने में लगे हुए थे, फालतू खर्च करने में लग गए थे, बाहरी आक्रमण होने लग गए थे, वो इतने प्रभावशाली नहीं थे कि वो दूसरों से युद्ध कर पाए। मतलब ये सारे कारण आप बता सकते हो कि जो अंत था मौर्य साम्राज्य का, ये अंत था कि अशोक के बाद ऐसा कोई राजा नहीं आया जो वहाँ पे टिक पाए, जो प्रभावशाली हो। बाहरी आक्रमण होने लग गए, ठीक है, खजाने खाली होने लग गए क्योंकि वो फालतू खर्च करने लग गए थे। ये सारे आप वहाँ पे बता सकते हो। और जैसे हम उसके बारे में बात करते हैं, ओके, वर्णित काल में प्रचलित दैविक राजा प्रथा क्या थी। अच्छा, ये आपको डिस्कस करना है। देखो, दैविक राजा प्रथा वो हुआ करती थी, जैसे जो राजा वगैरह हुआ करते थे अपने आप को देवीय रूप में दिखाते थे। जैसे हम कुषाण शासक के बारे में बात करें, कुषाण शासक जो हुआ करते थे अपने आप को देवपुत्र में दिखाते थे। वो अपनी प्रतिमाएं बनाते थे, जिसे लोगों को बताते थे कि जो राजा है वो क्या है, देव का पुत्र है। और वो अपने आप को देव का पुत्र इसलिए मानते थे क्योंकि उनका जो राज्य था वो चीन तक फैला हुआ था, और चीन में क्या करते थे लोग अपने आप को स्वर्ग पुत्र मानते थे। तो क्या था कि कुषाण शासक भी वहां तक फैला हुआ था, तो कुषाण शासक भी अपने आप को देवपुत्र मानने लगे। और देवपुत्र इसलिए मानते थे क्योंकि लोगों को ये लगे कि जो राजा है वो देव का पुत्र है और लोग उनकी ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करें, इसलिए वो अपने आप को देवीय राजा में दिखाते थे और अपनी प्रतिमाएं वगैरह भी बनाते थे। अच्छा, आठवां क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप का भारतीय अभिलेख का विज्ञान के विकास में क्या योगदान रहा। देखो, जैसे आपको बताना पड़ेगा कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। अगर हम बात करें जेम्स प्रिंसेप के बारे में, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर जेम्स प्रिंसेप नहीं होते तो हम ये सब भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही खरोष्टी और ब्राह्मी मतलब जो अभिलेख हमारे को मिले, जानकारी हमारे को जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, कुछ और कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि पूरी जगह जो था अशोक का साम्राज्य नहीं था, कुछ जगह क्या था कि वहां से वो अलग थे। ठीक है, तो जो कनिष्क राजा हुआ करते थे, एक मिनट, जो कनिष्क राजा हुआ करते थे, देखो वो मध्य भारत में थे और वो अशोक के बाद ही आए थे। ठीक है, अशोक के बाद जो था वो कनिष्क राजा के बारे में बात कर लो। उसके बाद जो मान लो जो हमारा गुप्त काल आया था, गुप्त काल भी था। ठीक है, जो कि 320 से 50 ईस्वी तक था। देखो वहाँ पे क्या था, जैसे आपने विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा। जो विक्रमादित्य है वो गुप्त काल में ही थे। ठीक है, कुछ जो हम यहाँ पे कुषाण शासक के बारे में बात करें, यहाँ पे कनिष्क शासक थे। आपने कनिष्क का नाम सुना होगा, जो महत्वपूर्ण शासक थे। देखो, कनिष्क शासक सबसे महत्वपूर्ण शासक थे यहाँ पर। वो भी काफ़ी विद्वान थे और मतलब वो उनकी जो नीति थी वो इस तरह थी, जैसे हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें, उनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, वो कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होते थे। और जैसे हम बात करें कि एक मिनट, थोड़ा वॉइस 4 साल बाद जी, ओके, हाँ, जो हम बात कर रहे थे, देखो कनिष्क जो थे वो इतने महान राजा थे कि वहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि कर वगैरह लेना, देखो वो दूसरे राज्यों पे भी आक्रमण नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे जो कर वगैरह था वो ईजिली आ जाता था, मतलब वहाँ पे जो राज्य था वो काफ़ी ईजिली चल जाया करता था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको डिस्कस करना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जी, एक बार 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन शो करना। ओके ओके ओके, ये रहे आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन। क्या है, कनिष्क राजा और जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, हम यहाँ पे पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, अभी तक कुछ हुआ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
जी, अगर आपको कोई डाउट है। देखिए जो हमारा 1 नंबर वाला है, सॉरी 3 नंबर वाला है कि आपके अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य किस प्रकार महत्वपूर्ण था। जैसे कि हमने बात की कि भारतीय इतिहास में इस प्रकार महत्वपूर्ण था क्योंकि अशोक जो थे, देखो जो हम बात करते हैं पूरे क्षत्रिय वगैरह नहीं थे, पूरी तरह से क्षत्रिय नहीं थे। ये क्षत्रिय बनाए गए किसके द्वारा, चाणक्य द्वारा बनाए गए। अगर चाणक्य नहीं होते तो अशोक भी नहीं होते, क्योंकि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। उनकी स्थापना की वजह से क्या हुआ कि इनका जो राज्य था वो काफ़ी विकसित होता हुआ चला गया। महाजनपद, ठीक है। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। देखिए जो महाजनपद हुआ करते थे वो 16 महाजनपद थे। इसमें से कुछ महाजनपद थे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ महाजनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, कुछ कहीं मतलब ज़्यादातर महाजनपद पे क्या हुआ करता था कि राजाओं का राज हुआ करता था और सब पे राज नहीं हुआ करता था, कईयों पे गढ़ और शंकर राज हुआ करता था, ठीक है। और इसमें जैसे हम वज्जी, मगध, कुरु, पांचाल, तौसली, गांधार, आवंती, ये सब जो थे हमारे क्या थे, महाजनपद थे, ठीक है। आपने देखा, आपने नाम वगैरह भी सुना होगा। देखो गांधार में आपने शकुनी मामा के नाम सुना होगा जो कि गांधार से ही बिलोंग करते थे। जी, अगर वोट जी, अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आंसर आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जी, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय टू ऑल, गुड नाइट।